Dear students, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, Sister College, Bhopal. In the last class, we have discussed about critical speed, whirling motion, कैसे whirling को देखें और हम शाफ्ट में कैसे बिहेव करें. वही मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला. This is the actual whirling motion और हम शाफ्ट में डील करते हैं इसको जब एक रोटर लगा हुआ है, शाफ्ट लगा है, दो बेयरिंग सेंटर एक्सिस के अबव. अब हम यहां पर ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ लाइट वर्टिकल शाफ्ट विद सिंगल डिस्क. फर्स्ट केस इज विदाउट डैंपिंग, सेकंड इज विद डैंपिंग. तो पहले हम विदाउट डैंपिंग देखते हैं. वर्टिकल शाफ्ट है एक रोटर के साथ और ये बेंट अप शाफ्ट एक्सिस है. दिस इज द बेयरिंग सेंटर लाइन, ये वाला और ये वाला बेयरिंग सेंटर लाइन. द वन थिंग, शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेकंड थिंग, एंड रोटर का सीजी थर्ड थिंग. ठीक है, तीनों चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए. वही अब इस डिस्क को मैं यहां पर लेकर आया हूं, देख रहा हूं कौन कौन से पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं. तो इनिशियली जब मैंने उसे डिजाइन किया तो बियरिंग सेंटर लाइन, दैट इज टू बियरिंग, उनके बीच में कुछ नहीं था. दो बियरिंग इंस्टॉल किया, उनकी सेंटर लाइन मैच कर दी, तो बियरिंग सेंटर लाइन होगी. अब जो मैंने शाफ्ट इन दो बियरिंग्स के बीच में इंस्टॉल की है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बियरिंग सेंटर लाइन की एक्सिस ऑफ बियरिंग सेंटर लाइन से कोइंसाइड करनी चाहिए. दैट इज द फॉर टू अवॉइड अनबैलेंसिंग. ठीक है, दोनों बियरिंग सेंटर लाइन के बीच में अब ये शाफ्ट इंस्टॉल कर दी, तो इसकी सेंटर लाइन और बियरिंग की सेंटर लाइन सेम है. ठीक है, एक ही पॉइंट है. अब इसमें मैंने एक रोटर लगाया, उसका सीजी भी इसी लाइन पे कहीं पर लाई कर रहा है या सेंटर पे लाई कर रहा है. तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रोटर का सीजी, तीनों चीजें एक ही जगह पर. बट क्या हुआ, क्योंकि रोटर का जो सीजी है उसके कारण, या जो हमने whirling देखा था, एक ऐसी स्पीड जहां पर शाफ्ट टेंड्स टू बेंड और गो आउट, वो स्पीड आ गई. अब ये अच्छे से काम कर रहे थे, वो स्पीड आ गई. अब वो स्पीड आई, नाउ शाफ्ट स्टार्ट्स बेंडिंग और गो आउट. ठीक है, दूसरी तरीके से देखा जाए तो क्यों शाफ्ट बेंड हो रही है, क्योंकि हो सकता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एरर और डिफेक्ट जो शाफ्ट जो रोटर का सीजी है वो शाफ्ट के एक्सिस से कोइंसाइड ना करे. क्योंकि अल्टीमेटली जो रोटर का एक्सिस है वो बियरिंग सेंटर लाइन से कोइंसाइड नहीं हो, वो शाफ्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड होना चाहिए. ये दोनों मैंने माउंट कर दिया बियरिंग सेंटर लाइन के बीच. तो जब भी सीजी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं करता है, तब मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलती है ई. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी रोटर का सीजी शाफ्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ अनबैलेंसिंग. एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई मुझे ई. नाउ जब ये कंडीशन में रोटेशन है तो एक एमई ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. तो एमई ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि आउटवर्ड लगता है. अब क्या हो रहा है, जो बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट की सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटर का सीजी एक होना चाहिए था. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वो एक नहीं है, यानी बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एक है, बट रोटर का सीजी उसकी शाफ्ट के एक्सिस से ई डिस्टेंस पर है. द फर्स्ट थिंग इज ई, मुझे पता चल गया. अब नाउ यही कंडीशन में मैं शाफ्ट को रोटेट करवा रहा हूं. अब जैसे ही रोटेट करवाया तो मुझे पता चला कि एक एमई ओमेगा स्क्वायर का फोर्स डाउनवर्ड या आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड नहीं आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि इस शाफ्ट को बियरिंग सेंटर लाइन से दूर खींचने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि अब ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि शाफ्ट को गो आउट यानी बेंड करने की कोशिश करेगा. जैसे ये हॉरिजॉन्टल केस बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर लगा हुआ है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये रोटेशन में है, उसको बाहर खींचने की. वही वर्टिकल शाफ्ट में सेंटर लाइन, बियरिंग सेंटर लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड कर रहे हैं और यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई मिल रही है. ठीक है, उसके सीजी से, रोटर के सीजी. अब ये रोटेट कर रही है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा. अब आउटवर्ड एक्ट करेगा तो
खींचने की कोशिश करेगा, शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे शाफ्ट बेंड होना स्टार्ट किया, यानी बियरिंग सेंटर लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट अलग हो गए, और जिस स्पीड पे शाफ्ट बो आउट या बेंड कर होने वाली होती है उसी को बोलते हो क्रिटिकल स्पीड। अब शाफ्ट बो आउट हो रही है, अब जैसे ही बो आउट यानी बाहर की तरफ बेंड हो गई, जैसे ये था, अब ये ऐसे रोटेट कर रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको खींच रहा है, ये बाहर की तरफ आ गया। अब जैसे ही ये बेंड हुई शाफ्ट, अब ये तीनों कंडीशन देख लो, एक तो शाफ्ट का जो एक्सिस था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे जी की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही रहेगी, वो फिक्स रहेगी, ई नहीं बदलता। इसेंट्रिसिटी जैसे मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसका सीजी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोइंसाइडिंग है, ई इज द फिक्स, इसेंट्रिसिटी इज फिक्स। तो जैसे ही शाफ्ट का बेंड हुआ एक्सिस ये यहां पर, ठीक है, ई है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्ट कर रहा है। अब जो बियरिंग सेंटर लाइन से शाफ्ट का एक्सिस है वो दूर होने की कोशिश करेगा, वो दूर होने की कोशिश करेगा, तो तीनों चीजें मुझे अलग हो जाएंगी, बियरिंग सेंटर लाइन, शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटर का सीजी। तो हियर दैट इज द कंडीशन। इस रोटर का मैंने टॉप व्यू लेकर यहां पर बनाया। सबसे पहले ओ एस जी तीनों पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। Here O, intersection point of bearing center line with the plane of the disc। बहुत अच्छी बात है। अब ये O क्या है, जहां डिस्क के प्लेन को बेयरिंग सेंटर लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, दैट इज O। ठीक है, now S is the geometric center of the disc through which the center line of the shaft passes। अब मैं डिस्क के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले क्या था, पहले जो बियरिंग सेंटर लाइन थी और शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो सेम था, यानी O एंड S पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, O एंड S पॉइंट्स आर सेम, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बियरिंग सेंटर लाइन विद द प्लेन ऑफ डिस्क, फर्स्ट थिंग, क्योंकि बियरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क थ्रू व्हिच द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट passes, तो O and S initially are same, where G is the center of gravity of the disc of mass m displaced from geometric center S by the distance E। समझने की बात है, ज्योमेट्रिक सेंटर यानी जहां पर शाफ्ट डिस्क को कोई इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर। इसी ज्योमेट्रिक सेंटर से ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या एनी अदर डिफेक्ट उसका सीजी, उसका जो रोटर का सीजी है वो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मिला, दैट इज स्मॉल ई, जिसको मैं इसेंट्रिसिटी बोल रहा हूं। अब कहानी मुझे बिल्कुल समझ में आ गई कि जैसे ही मैंने बियरिंग सेंटर लाइन पे शाफ्ट एक्सिस को रखा, शाफ्ट की एक्सिस बियरिंग सेंटर लाइन एक है और सीजी भी सेम है, इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया। बट 3 पॉइंट मुझे पता है कि मुझे पता है रोटर को देखा तो रोटर को जहां बियरिंग सेंटर लाइन इंटरसेक्ट करेगी दैट इज O, जहां पर शाफ्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटरसेक्ट करेगी दैट इज E, और उसका खुद का सीजी। 3 पॉइंट हो गए। शुरू में मैंने देखा S और E इनके बीच की बात है, X यानी शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटर का सीजी, इसी के कारण अनबैलेंस जनरेट होगा, एंड दैट अनबैलेंस फोर्स इज एनी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली मुझे E। अब जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, अब जैसे ये वर्टिकल शाफ्ट के अबाउट रोटेट होना शुरू किया, me ओमेगा स्क्वायर ने इसको बाहर खींचा और O और S जो एक पॉइंट थे अब अलग अलग होने लगे हैं। O और S जो पहले एक पॉइंट थे वो अब अलग हो गए, यानी अब बियरिंग सेंटर लाइन से भी शाफ्ट का एक्सिस अलग हो गया, जिसको मैं बेंट अप शाफ्ट एक्सिस बोल रहा हूं। Here there are 3 points O, S and G। ये समझ में आ गया तो बर्लिंग समझ में आ जाएगी। ये तीनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, पहले me ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला फोर्स एक्ट करेगा दैट इज me ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो me ओमेगा स्क्वायर का पहला काम क्या होगा आपका, यहां पर देखिए me ओमेगा स्क्वायर का जो पहला काम है वो है O और S को अलग करना, ठीक है, O और S को अलग करना, और जैसे जैसे O और S अलग होते जाएंगे, S जो कि मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली O और S के बीच में वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर
समझने की बात है। ओमेगा मैं ले रहा हूं आपका एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर अबाउट द शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर अबाउट द शाफ्ट एक्सिस। अब चलिए एक बात और कर लेते हैं कि जैसे ही सिंपल OSG ए की जगह है, O is the intersection point of bearing center line with the rotor, S is the intersection point of shaft rotation axis of rotation of shaft to the rotor, and G is the center of gravity of the rotor। तीनों जैसे ही S और E के बीच में E है परपेंडिकुलर डिस्टेंस E, यानी सेंट्रिसिटी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज me ओमेगा स्क्वायर। उस वो me ओमेगा स्क्वायर इस O और S दैट इज बेयरिंग सेंटर लाइन और शाफ्ट सेंटर लाइन के जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं रोटर को, उनको अलग करने की कोशिश करेगा और उन दोनों के बीच की एक नई डिस्टेंस मिलेगी, दैट इज E। जैसे जैसे इस शाफ्ट को मैं रोटेट करवाता जाऊंगा, me ओमेगा स्क्वायर इसको बाहर खींचता जाएगा, और एक बार बाहर खींचा तो ये जो बेंट ऑफ एक्सिस के अबाउट वर्लिंग मोशन दिख रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब O और S जैसे जैसे me ओमेगा स्क्वायर आगे बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, E फिक्स्ड है, M फिक्स्ड है, ओमेगा को बढ़ाओगे तो me ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा और O और S के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज S बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। अब मैं यहां पर एक बात बताओ, जब भी किसी सिस्टम को डिस्प्लेस करोगे या डिस्टर्ब करोगे तो वहां पर एक रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस एक्ट करेगा। मैंने आपको स्प्रिंग के केस में स्टिफनेस बताया था, ठीक है। और दूसरी तरीके से कहें तो स्टिफनेस प्रॉपर्टी को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग। तो यहां पर भी सिस्टम की स्टिफनेस तो होगी, हाँ स्प्रिंग के फॉर्म में नहीं दिख रही है, बट सिस्टम की स्टिफनेस होगी, जो कि जैसे ही सिस्टम डिस्टर्ब होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो हियर लेट K विल बी द बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट एट द डिस्क। जब डिस्क और शाफ्ट दैट इज O और S सेम थे और अब शाफ्ट रोटेट करना शुरू हुआ, और जैसे ही रोटेट करना शुरू हुआ बाहर की तरफ खींचा, और जैसे ही शाफ्ट बेंड होना चालू किया तो एक रेस्टोरिंग फोर्स पीछे से इस शाफ्ट को बचाने की कोशिश करेगा, बट आप तो ओमेगा बढ़ा ही जा रहा और एक टाइम के बाद सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक तो आया me ओमेगा स्क्वायर, अब इसके बाद O और S जैसे ही अलग हुए तो एक और फोर्स ms ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन में है एंड दिस इज आल्सो अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ms ओमेगा स्क्वायर। और इन दोनों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही फोर्स है, दैट इज Ks। Here it is not x, it is S। तो Ks एक और फोर्स है, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट इज me ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ms ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ड्यू टू this S perpendicular distance, and Ks that is due to bending stiffness। जब ठीक है, there are 3 forces, that is me ओमेगा स्क्वायर, ms ओमेगा स्क्वायर एंड Ks। तो यहां पर मैं लगाता हूं Ks will be equals to me ओमेगा स्क्वायर प्लस ms ओमेगा स्क्वायर। हियर कॉमन निकाला मैंने, इसको इधर लेकर आया तो K माइनस m ओमेगा स्क्वायर इनटू S will be common, that is me ओमेगा। हियर S अपॉन में E, ये E नीचे आ गया, दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन में K माइनस m ओमेगा स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं K से, ऊपर और नीचे डिवाइड किया K से, तो S अपॉन में E will gives you m अपॉन में K इनटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस m अपॉन में K ओमेगा स्क्वायर, and m upon में K, that is K by m is omega n square। So S by E will be omega square upon में omega n square 1 minus omega square upon में omega n square। So here S by E will gives you r square 1 minus r। So this is all about the relation between S and E। इस E के कारण ही S आएगा,
इस E के कारण ही ऐसा था. So this is the derivation of critical speed of a vertical light shaft या light vertical shaft with single rotor without damping. ये OSG points are very important. तो अब हम जो derivation करेंगे that is with damping.